हेलो एवरीवन, टॉप 5000 एसएससी के जीके जे सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के मिसलेनियस पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, हु एमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द प्रोविंशियल किसान सभा इन बिहार इन 1929। निम्नलिखित में किसने 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की? तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में इसकी अध्यक्षता की थी और यह किसान सभा जो है वह लखनऊ में हुआ था। यहीं से किसान घोषणा पत्र जारी हुआ था, किसान घोषणा पत्र। तो राइट आंसर हो गया ए, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द इंडिगो रिवॉल्यूशन इन बंगाल वेयर डिड द प्लांटर्स शिफ्ट देयर ऑपरेशन। बंगाल में नील विद्रोह के बाद बागान मालिकों ने अपना कार्य कहाँ स्थानांतरित किया? तो बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में। तो 1859-60 में जब बंगाल के किसान काफ़ी विरोध करने लगे तो बागान मालिक बंगाल से शिफ्ट होकर बिहार चले आए। आपको याद होगा, बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति इन्हीं बागान मालिकों के द्वारा लागू किया गया था। तिनकठिया पद्धति जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था। इसी शोषण के खिलाफ 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए, बिहार। अगला सवाल है, विच क्रॉप डिड द ब्रिटिश फोर्स द पीजेंट्स ऑफ असम टू प्रोड्यूस। ब्रिटिशर्स ने असम के किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया? आपको पता है असम किसके लिए फेमस है? तो ब्रिटिशों ने असम में चाय बागान विकसित किए थे। चाय के बागान विकसित किए, वहाँ उन्होंने मजदूरों को बंधुआ बनाया। किसके द्वारा? तो एक कानून लाया था, इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत यह आया था 1863 में। मजदूरों को बंधुआ बनाया गया। जो चाय बागान के लिए मजदूर थे वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लाए गए थे और उन पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लाया गया जिसे वो तोड़कर जा नहीं सकते थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि यह गिरमिट प्रथा का एक रूप था। गिरमिट प्रथा में क्या होता था? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते थे जिससे कि आजीवन रूप से कोई भी मजदूर बंधुआ बन जाए। तो यह क्रूर शोषण था किसानों का, जो कि चाय के बागानों में उन्हें बंधुआ बनाया गया था। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्राइबल लीडर हु लेड द कोल रिवोल्ट 1831-32 इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जनजातीय नेता की पहचान करें। कोल विद्रोह सवाल में ही लिखा हुआ है, 1831-32 में हुआ था। यह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसके नेता बुधू भगत थे। इस विद्रोह का कारण था कोल जनजाति, जो कि कोल विद्रोह कर रही थी। यह कोल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह था। कोल जनजाति जो कि बाहरी जमींदार और महाजनों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। तो ए इसका राइट आंसर है।
अगला सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ शहीद कान्हू एंड सिंधु मुर्मू ड्यूरिंग द संथाल रिवेलियन। संथाल विद्रोह के दौरान शहीद कान्हू और सिद्धू मुर्मू की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? सिद्धू और कान्हू ये दो प्रमुख थे संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसका भी क्षेत्र वही था, छोटा नागपुर का क्षेत्र। यह संथाल समुदाय के द्वारा किया गया था। संथाल समुदाय के द्वारा किया गया था, जिसमें सिद्धू और कान्हू ने, दूरदर्शी जनजातीय नेता सिद्धू और कान्हू ने संथालों को एकजुट किया, ठीक है, और इन्होंने जमींदार महाजनों और रेलवे ठेकेदार के जो शोषण कर रहे थे उनके विरुद्ध एकजुट होकर विद्रोह किया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या किए थे? सिद्धू और कान्हू और सिद्धू दोनों को फांसी दे दिए थे। इन्हें पकड़कर फांसी दे दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है संथाल विद्रोह, जिसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हूल विद्रोह, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइबल लीडर फ्रॉम झारखंड लेड द उलगुलान मूवमेंट ग्रेट रिवेलियन। उलगुलान को ग्रेट रिवेलियन कहा जाता है। झारखंड के किस जनजाति ने उलगुलान महान विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उलगुलान विद्रोह जो कि 1899-1900 में हुआ था, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति का नेतृत्व किया था। मुंडा जनजाति का नेतृत्व किया था। इन्हें 1900 में रांची के जेल में 25 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। 25 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है। बिरसा मुंडा को धरती के पिता, धरती आबा, जनजातीय भाषा में धरती आबा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है धरती के पिता। तो इन्होंने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, ताना भगत लेड ए ट्राइबल मूवमेंट एमंग द ओरान कम्युनिटी इन विच मॉडर्न डे स्टेट। ताना भगत ने उराम समुदाय के किस आधुनिक राज्य में जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ताना भगत आंदोलन यह भी झारखंड में ही हुआ था। झारखंड में ओरांव जनजाति के बीच ताना भगत ने आंदोलन शुरू किया था। ताना भगत के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था 1914 में। ताना भगत लोग गांधी जी के भक्त बन गए थे। वे खादी पहनते थे। यह जो आंदोलन है वह गुमला के क्षेत्र में फैला था। गुमला क्षेत्र में फैला था, जहां आज भी ताना भगत समुदाय अस्तित्व में है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, झारखंड। अगला सवाल कथन कारण का है, अल्लारू सीताराम राजू लेड द रामपा रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसका रीजन है, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉ दैट रिस्ट्रिक्टेड ट्राइबल एक्सेस टू रिसोर्सेस। अल्लारी सीताराम राजू ने ब्रिटिशों के खिलाफ रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही है। 1922 में 1922 से 24 के बीच आंध्र प्रदेश के रामपा में अल्लारी सीताराम राजू ने रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह पूर्वी गोदावरी का क्षेत्र था। ठीक है, तो कथन सही है। रीजन है, उन्होंने वन कानूनों का विरोध किया जो जनजातियों के संसाधनों के पहुंच को सीमित करते थे। तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया था। मद्रास फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? ये 1882 ईस्वी में। तो इस एक्ट का विरोध किया गया था। इस एक्ट के अनुसार गोंड और कोया जनजाति को वन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।
यानी जनजातियों को संसाधन के पहुंच पर रोक लगाया गया था। तो दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड बोथ ए एंड आर ट्रू और आर एक्सप्लेन्स ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। अल्लारू सीताराम राजू प्राइमरली ऑपरेटेड इन विच मॉडर्न डे इंडियन स्टेट। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अल्लाराम सीताराम राजू जो कि रामपा विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था आंध्र प्रदेश में। जो रामपा विद्रोह हुआ था यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था, पूर्वी गोदावरी का क्षेत्र था। तो राइट आंसर हो गया सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कथन कारण के प्रश्न है। रानी गिडालुलु कंटिन्यू द हेरेका मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ जडोनांग। इसके रीजन है सी एम टू कन्वर्ट द मूवमेंट इनटू ए मास लिटरेसी कैंपेन एमंग नागाज। रानी गिडालु ने जादोनांग की मृत्यु के बाद हेरेका आंदोलन जारी रखा। उनका उद्देश्य इसे नागाओं के बीच साक्षरता अभियान में बदलना था। तो रानी गिडालु जो कि हेरेका आंदोलन गेदेनेलू बोला जाता है, इसे शॉर्ट में रानी गिडालु बोलते हैं। तो इन्होंने हेरेका आंदोलन का नेतृत्व किया था। हेरेका का मतलब होता है नागा संस्कृति, नागा लोगों का पारंपरिक धर्म, नागा लोगों का पारंपरिक धर्म। हेरेका ने नागाओं को संगठित किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध था, नागा संस्कृति की रक्षा थी। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रानी गिडालु इज बेस्ट नोन फॉर हिज लीडरशिप इन विच मूवमेंट। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हेरेका आंदोलन जो कि नागाओं को संगठित कर रहा था। रानी गिडालु लेड ए फियर्स आर्म्ड रिवेलियन इन विच रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। रानी गिडालु ने उत्तर पूर्व भारत के किस क्षेत्र में उग्र सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया मणिपुर के नागा हिल्स में इस आंदोलन को, ये आंदोलन का जो क्षेत्र था जहां ब्रिटिश विरोधी सशस्त्र विद्रोह किए गए थे। ब्रिटिश विरोधी सशस्त्र विद्रोह किया गया था जिसका नेतृत्व रानी गिडालु ने किया था। ठीक है, 1932 में इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। 1932 में ये गिरफ्तार कर लिए गए थे। 19 वर्ष की आयु में इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। 1947 में फिर वह 1947 में इनकी सज़ा पूरी हुई थी, रिहाई हुई थी। ठीक है, और यह रिहाई जो हुई थी वह नेहरू के हस्तक्षेप पर हुई थी। नेहरू ने ही इन्हें रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है द डैश टुक प्लेस इन असम इन 1906। 1906 में असम में हुआ। तो 1906 में असम में सोंगराम संगमा का विद्रोह हुआ था। सोंगराम संगमा का विद्रोह असम के गारो हिल्स में सोंगराम संगमा के द्वारा किया गया यह विद्रोह था जो कि ब्रिटिश शासन के विरोध में किया गया था। यह गारो जनजाति के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा असम में कई जनजातीय विद्रोह हुए थे, जैसे नागा विद्रोह, खासी जंतिया विद्रोह, गारो विद्रोह। तो इसको याद रखिएगा, राइट आंसर हो गया ए। अगला सवाल है व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के तुरंत बाद लगभग 1947 में भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है।
तो ए इसका राइट आंसर होगा। कृषि, भारत की लगभग 70 से 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, कृषि पर निर्भर थी, जो कि जीडीपी का लगभग 50% योगदान कृषि के द्वारा दिया जाता था। भारत औद्योगिक रूप से पिछड़ा था क्योंकि ब्रिटिश शासन जो थी उनकी नीतियों के द्वारा इसे कमज़ोर किया गया था। बाद में भारत ने आईटी और सेवा क्षेत्र में एक विशेष तरक्की की। वर्तमान में 42% जो है श्रम शक्ति कृषि पर है और इसका अब जीडीपी में योगदान मात्र 17% है, जो कि कृषि संकट का संदेश दे रहा है। तो राइट आंसर होगा ए, एग्रीकल्चर। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन। भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। उद्योग का वर्गीकरण किया गया, जिसमें सरकारी एकाधिकार, सरकारी नियंत्रण इस प्रकार से बांटा गया। सरकारी एकाधिकार, जैसे कुछ उद्योग थे जो कि केवल गवर्नमेंट ही कर सकती थी, जैसे परमाणु ऊर्जा और शस्त्र से जुड़े हुए उद्योग जो थे वह केवल गवर्नमेंट कर सकती थी, तो इसमें सरकारी एकाधिकार था। कुछ उद्योग थे जिसमें सरकारी नियंत्रण था, सरकारी नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता था, जैसे कोयला, लोहा, इस तरह के उद्योग। कुछ उद्योग थे जो कि निजी और सरकारी दोनों के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। और कुछ उद्योग थे जो सिर्फ निजी क्षेत्र के लिए खुला था। तो इस प्रकार से 4 श्रेणियां बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली अंडरमाइंड द इनिशियल एस्पायरेशन ऑफ सम प्रिंसली रूलर्स टू मेंटेन इंडिपेंडेंट स्टेटस। किस कारक ने कुछ रियासत के शासकों को स्वतंत्र बने रहने की प्रारंभिक आकांक्षाओं को सबसे अधिक कमजोर किया? तो आपको पता है, आज़ादी के बाद 1947 में इस समय देश में 562 रियासतें थी। 562 रियासतें थी जो कि जिन्हें भारत में मिलाना जरूरी था, भारत में मिलाना था। कुछ शासक इसमें स्वतंत्र रहना चाहते थे, जैसे स्वतंत्र रहने वाले में थे हैदराबाद के बाद जूनागढ़ और त्रावणकोर। ये प्रमुख रियासतें जो कि स्वतंत्र रहना चाहती थी। सरदार पटेल और उनके सचिव जो थे वीपी मेनन ने जन इच्छा और कूटनीतिक दबाव से इन रियासतों को एकीकृत किया, भारतीय संघ में इनका विलय किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, पॉपुलर विल फेवरिंग एक्सेसेशन। विलय के पक्ष में जन इच्छा थी, जिसके वजह से इन्हें भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, हु इज फेमसली नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया फॉर हिज रोल इन यूनिफाइंग प्रिंसली स्टेट्स। रियासतों के एकीकरण में अपनी भूमिका के लिए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 562 देशी रियासतें थे जिन्हें भारत में मिलाना जरूरी था। तो इसमें सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस कारण से इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव बाय गोपीनाथ बारदोली इंश्योर्ड असम रिमेंड ए पार्ट ऑफ इंडिया। गोपीनाथ बारदोली के किस महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम ने सुनिश्चित किया कि असम भारत का हिस्सा बना रहे?
तो आपको याद है कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, 1946 में आई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना में असम को बंगाल के साथ, असम को बंगाल के साथ ग्रुप सी, बंगाल के साथ ग्रुप सी में रखा गया था। असम और बंगाल ग्रुप सी में थे क्योंकि यहाँ मुस्लिम जो जनसंख्या थी वह बहुमत में थी। तो इस ग्रुपिंग का काफ़ी विरोध किया गया था। असम को स्वतंत्र रूप से भारत में मिलाने में बारदोली विद्रोह का काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा था। गोपीनाथ बारदोली असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। बाद में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। भारत रत्न कब मिला इन्हें? 1999 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसका राइट आंसर हो गया ए, बंगाल के साथ समूहबद्धता का विरोध किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच इज आर करेक्ट अबाउट द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951? पॉइंट ए है हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम विथ 12 नेशंस। पॉइंट बी है जापान टॉप्ड मेडल्स इंडिया सेकेंड, वेन्यू नेशनल स्टेडियम दिल्ली। 1951 में आयोजित पहले एशियाई खेलों के बारे में कौन सा कथन सही है? पॉइंट ए है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12 देशों के साथ आयोजित, जापान शीर्ष पर। पॉइंट बी है भारत दूसरे स्थान पर, स्थल है नेशनल स्टेडियम दिल्ली। तो आपको याद होगा फर्स्ट एशियाई खेल, प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुए थे। 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। और यह जो प्लेस था वह नेशनल स्टेडियम दिल्ली ही था। तो सवाल में कहा गया है कि इसमें 12 देश भाग लिए थे। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, जापान सर्वाधिक पदक 24 स्वर्ण जीता था जापान, 24 गोल्ड, और यह शीर्ष पर था, ठीक है। और भारत दूसरे स्थान पर रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली बी इज करेक्ट, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट त्रिभुवन दास पटेल? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुवन दास पटेल के बारे में सही नहीं है? पहला है वे कैरा मिल्क यूनियन अमूल के संस्थापक थे, ठीक है। लोकसभा ने गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है। उन्हें सामाजिक सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो सवाल में कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, उन्हें सामाजिक सेवा के लिए पद्म भूषण मिला था। 1964 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था। यहाँ पद्म विभूषण दिया गया है जो कि गलत है। तो राइट आंसर हो गया सी, त्रिभुवन दास पटेल। 1964 में इन्होंने श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के सहयोग से, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के सहयोग से अमूल के संस्थापक थे त्रिभुवन दास पटेल, अमूल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल, हु वाज द आर्किटेक्ट बिहाइंड द डिजाइन ऑफ इंडिया गेट? इंडिया गेट के डिजाइन के पीछे वास्तुकार कौन थे? तो इंडिया गेट जो कि एडवर्ड लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था, एडविन लुटियंस ने 1931 में यह जो प्रथम विश्व युद्ध का स्मारक के रूप में, प्रथम विश्व युद्ध के स्मारक के रूप में इसे बनाया गया था इंडिया गेट। इसमें 70,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे, भारतीय सैनिक मारे गए थे,
ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट, इन तीनों का जो वास्तुकार है वह एडविन लुटियन है। कौन कौन? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट। सवाल पूछा जाता है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन थे? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं ले कॉर्बूजियर, ले कॉर्बूजियर। ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विक्टोरिया मेमोरियल बिल्ट 1906 एंड 1921 इज लोकेटेड इन। 1906 से 1921 के बीच विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थापित है? तो यह क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया स्मारक है। क्वीन विक्टोरिया के स्मृति में बनाया स्मारक है जो कि कोलकाता में है। सफ़ेद मकराना के संगमरमर से बना है। मकराना के संगमरमर से यह बना है जो कि ब्रिटिश मुगल हिंदू मतलब शैली से बना गया है। इसे इंडो सौरसेनिक शैली कहा जाता है। इंडो सौरसेनिक शैली। ठीक है, तो यह कोलकाता में है। कोलकाता का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। इसे ताज ऑफ कोलकाता कहा जाता है। ताज ऑफ कोलकाता। तो राइट आंसर है बी। विच फीचर इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विथ फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन इंडिया। भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला से कौन सी विशेषता सामान्यतः संबंधित नहीं है? तो जो ऑप्शन है चौड़े बरामदे, ऊंचे दरवाजे और खिड़कियां, ढलानदार टाइल व छतें, अलंकृत मुगल गुंबद। क्लियर है, डी इसका राइट आंसर होगा। जो फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला है उसमें विशेषताएं होती है चौड़े बरामदे, ऊंचे दरवाजे और खिड़कियां, ढलानदार टाइल से बनी हुई छतें, पीले रंग की इमारतें। मुगल गुंबद जो है वह फ्रांसीसी शैली की विशेषता नहीं है। यह मुगल और इस्लामी वास्तुकला से संबंधित है। तो राइट आंसर है डी। इन विच ईयर इंडियन आर्म्स एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन ने इसे पारित किया था। लिटन ने 1878 में यह कानून लाया कि बिना लाइसेंस के हथियार रखना भारतीयों के लिए प्रतिबंधित है। तो राइट आंसर है ए। यह जो कानून था यह भेदभावपूर्ण था क्योंकि सिर्फ भारतीयों पर यह नियम लागू हो रहा था। यूरोपियों को इस पर छूट मिली थी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? 1857 के बाद यूरोपियों ने भारतीयों से हथियार छीनने की कोशिश के रूप में 1878 का आर्म्स एक्ट लाया था ताकि लोगों के पास जो हथियार होते वह नहीं रह पाए। तो राइट आंसर होगा ए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन थी? तो पहला महानिदेशक जो कि देवाला मित्रा थी, डॉक्टर देवाला मित्रा। इनका टाइम पीरियड 1968 के 72 के बीच था। 1968 और 72 के बीच ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महानिदेशक थी। ये बौद्ध कला और स्थापत्य की विशेषज्ञ थी। बौद्ध कला और स्थापत्य की विशेषज्ञ थी। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो है उनकी एक प्रसिद्ध कृति है। तो राइट आंसर होगा बी, दिवाला मित्रा। शोभना रानाडे legacy as a Gandhian is most closely aligned with which contemporary governance initiative। गांधीवादी के रूप में शोभना रानाडे की विरासत किस समकालीन शासन पहल से अधिक जुड़ी हुई है? तो शोभना रानाडे जो कि गांधीवादी थी, गांधीवादी विचारधारा की नेता थी,
गांधीवादी विचारधारा की नेता थी। ये स्वच्छता को ईश्वर भक्ति से बड़ा मानते थे। इनका मानना था जो स्वच्छता है वह ईश्वर भक्ति से बड़ा है। स्वच्छ भारत अभियान जो कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, तो इसमें इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी चेन्नम्मा हेल्ड फ्रॉम विच प्रिंसली स्टेट इन कर्नाटका। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक की किस रियासत से थी? ऑप्शन है मैसूर, कित्तूर, कोडगु या बेलगाम। तो रानी चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इन्होंने विरोध किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अंतर्गत जिस रियासत के पास उत्तराधिकारी नहीं था उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की उसकी शिकार बनी थी रानी चेन्नम्मा। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स वाज यूज्ड बाय द विलेजर्स ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन के दौरान ग्रामीणों के द्वारा कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो चिपको आंदोलन जो कि वन संरक्षण से संबंधित है, यह 1973 में हुआ था, 1973 में, जिसमें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा दिया जाता था। उत्तराखंड के चमोली ज़िले से यह शुरू हुआ था। जिसमें चिपकना यानी पेड़ से चिपक जाते थे, महिलाएं पेड़ों से लिपट जाती थी ताकि उन्हें काटा ना जा सके। इसमें महत्वपूर्ण नाम है चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। इन दोनों का प्रमुख योगदान है। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख नेता रहे हैं। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, पोट्टी श्रीरामुलु फास्टेड अनटू द डेथ फॉर फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। हिज डेथ मार्क द बिगनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्मुलेशन इन इंडिया। पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आमरण अनशन किया। कारण उनकी मृत्यु ने भारत में भाषाई राज्यों के गठन की शुरुआत की। तो याद कीजिए, गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु। ये गांधीवादी नेता थे। इन्होंने तेलुगु भाषी राज्यों के लिए 58 दिन का आमरण अनशन किया था। 15 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी मृत्यु के बाद जन आक्रोश में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जो कि भाषाई आधार पर राज्य था। भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, और इसकी भाषा क्या थी? तेलुगु। ठीक है। इसी के बाद 1956 में अनेक राज्यों के लिए राज्यों का भाषाई पुनर्गठन शुरू हुआ था। राज्य भाषा पुनर्गठन 1956 में किया गया। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बोथ ए एंड आर ट्रू। ए एक्सप्लेन, आर एक्सप्लेन ए इसका राइट आंसर है। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको बताना है कि आगे किस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहेंगे। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।